अस्सलाम वालेकुम बच्चों। ये तो आपको पता है कि इंसान में जो नमू होती है उसके अमूमन 4 पहलू बयान किए जाते हैं जो हमने पढ़ने हैं: जिस्मानी, वकूफ़ी, समाजी और अखलाकी। जिस्मानी नमू के बारे में हमने पिछले लेक्चर में तफसीलन डिस्कस किया था। आज हम अभी तो ये देखने लगे हैं कि वकूफ़ी नशोनुमा क्या होती है। वकूफ़ी नमू या नशोनुमा की एक डेफिनेशन आपकी बुक में पेज 6 पर दी गई है। ये मैं आपको पढ़ के बताती हूँ ये क्या डेफिनेशन दी गई है। ये वो मुनज़्ज़म तब्दीलियाँ हैं जो फ़र्द के ज़हनी अफ़ाल व अमाल की मदद से मुख्तलिफ़ चीज़ों से वाक़फ़ियत और फ़िक्री अमल से ताल्लुक़ रखती हैं। ये ज़हनी नशोनुमा से मुतल्लिक़ है जिसमें याददाश्त, तफ़क्कुर, बसीरत और तख्लीक वग़ैरह के अमाल हैं। ये पेचीदा और आला दर्जे के फ़िक्री उमूर के समझने में मददगार होती है। दूसरे अल्फाज में हम इसे ज़हनी नशोनुमा भी कह सकते हैं। ये वकूफ़ी नमू की ये डेफिनेशन आपकी बुक में दी गई है, लेकिन मेरे ख़्याल में ये बहुत मुश्किल डेफिनेशन है। एक आसान डेफिनेशन मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, ये जो मैंने लिखी है सामने। वकूफ़ से मुराद जानने, सोचने, समझने, इल्म हासिल करने, याद रखने, ज़हानत इस्तेमाल करने और मसाइल को हल करने की सलाहियत, और इस सलाहियत का नमू पाना वकूफ़ी नमू कहलाता है। तो यानी वकूफ़ी नमू या वकूफ़ी नशोनुमा का मतलब क्या हुआ कि इंसान के अंदर जानने की सलाहियत का पैदाइश से लेके बड़े होने तक आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना, सोचने की सलाहियत का, समझने की सलाहियत का आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना, इल्म हासिल करने की सलाहियत का बढ़ना, याद रखने, चीज़ों को याद रखने की सलाहियत का आगे जाना, ज़हानत इस्तेमाल करने की सलाहियत का उसमें ज़्यादती होना, और मसाइल को हल करने की सलाहियत जो कि बचपन में बहुत कम होती है उसका पैदा होना और आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होना। अच्छा, एक बात तो तयशुदा है कि ये सारी की सारी सलाहियतें बनी बनाई पैदाइश के वक्त हमें नहीं मिल जाती, बल्कि पैदाइश के वक्त ये बिल्कुल ना होने के बराबर होती हैं। और अल्लाह ताला की तरफ से ये ख़ासियत है इंसान के अंदर कि जूँ जूँ वो बड़ा होता है तो ये सलाहियतें उसके अंदर तरक्की पाती चली जाती हैं, और ज़ाहिर है इसी को नमू कहा जाता है। बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो वो अपने इर्द गिर्द की किसी चीज़ को नहीं समझ सकता, बल्कि वो तो उसको अपनी ज़ात का भी कोई एहसास नहीं होता। वक्त के साथ साथ उसको पता चलता है कि मैं और मेरा माहौल एक दूसरे से अलहदा चीज़ हैं। वो अपनी माँ को पहचानना शुरू करता है। उसको पता चलता है कि ये दूध जो मुझे पिलाया जाता है ये मुझे बाहर से कोई ला कर देता है। फिर वो अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को देखना शुरू करता है। उसके बेड के इर्द गिर्द जो खिलौने वगैरह माँ ने रखे होते हैं उनको पकड़ता है, फेंकता है, गौर से देखता है, उनको मुंह में डाल के टेस्ट करता है, और आहिस्ता आहिस्ता उसको इन चीज़ों की समझ आनी शुरू होती है। खाता पीता है वो, तो उसको पता चलता है कि कुछ चीज़ें मज़ेदार होती हैं, कुछ चीज़ें मज़ेदार नहीं होती, कुछ खाई जा सकती हैं, कुछ खाई नहीं जा सकती, और इस तरह उसका दुनिया के बारे में इल्म आगे बढ़ता है। थोड़ा सा और बड़ा होता है तो उसको जैसे चीज़ों की शेप्स समझ आनी शुरू हो जाती हैं, ब्लॉक्स वगैरह को वो ऊपर नीचे रख के देख सकता है। इसी तरह उसके अंदर हिंसों का तसव्वुर पैदा होता है। शुरू में वो गिनती नहीं कर सकता। अगर आप 3 साल के बच्चे को 5 टॉफ़ियाँ देकर कहें कि तुम इसको काउंट करो, अमूमन वो रोट मेमोरी से काउंट कर देते हैं, लेकिन वो 5 टॉफ़ियों को इस तरह काउंट करेगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। लेकिन 4-5 साल की उम्र तक जाकर उसको ये बात समझ आती है कि जब हम चीज़ों को गिनते हैं तो एक चीज़ को एक हिंसा देना चाहिए, और फिर उसको गिनती की सही समझ आती है। फिर वो इसी तरह बड़ा होता है, स्कूल जाता है, तो उसको हिंसों का तस्वुर समझ आता है, तो उसको प्लस माइनस की समझ आती है। फिर वो मैथ्स के मतलब मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न वगैरह कर सकता है। मज़ीद बड़ा होते होते मैट्रिक, FA, कॉलेज एजुकेशन तक वो मैथ्स के बहुत मुश्किल फार्मूले समझना शुरू कर देता है। इसी तरह पढ़ने की जो सलाहियत है वो भी रफ्ता रफ्ता तरक्की करती है। शुरू में बच्चा सिर्फ आवाज़ों को समझता है, उसको अलिफ बे सिखाई जाती है। फिर उसको पता चलता है कि हरूफ तहज्जी को जोड़कर किस तरह अल्फाज बनाए जाते हैं। पहले वो छोटी छोटी कहानियाँ और किताबें पढ़ता है, बाद में वो मुश्किल चीज़ों को भी समझना शुरू हो जाता है। और फिर जैसे आप हैं, आप नफ्सियात, सोशियोलॉजी और जितने भी मज़ामीन आप कॉलेज में पढ़ती हैं, आप उनके मुश्किल तरीन कॉन्सेप्ट्स को भी अब समझ सकती हैं जो कि बचपन में आप नहीं समझ सकती थी। तो ये आपकी वकूफ़ी नमू की बदौलत हुआ।
یہ سمجھ لیں کہ دنیا کی کسی بھی چیز کو سمجھنے کی صلاحیت، چاہے وہ اسکول اور کالج کے مضامین ہوں، انگلش، اردو، میتھس، سائنس، میتھمیٹکس، سوشل سائنسز، فائن آرٹس، کوئی بھی سبجیکٹ ہو، چاہے وہ ٹیکنیکل کورسز ہوں، مکینک جو کچھ سیکھتے ہیں، پلمبر جو کچھ سیکھتا ہے، ایک درزی سلائی جس طریقے سے کرتا ہے، ایک انجینئرنگ کالج میں جو کچھ پڑھتا ہے، ایک میڈیکل کا اسٹوڈنٹ جو کچھ پڑھ لکھ کے ڈاکٹر بنتا ہے، یہ سارا کچھ وقوفی نمو کی بدولت ہوتا ہے۔ کچھ پرابلمز تو وہ ہوتی ہیں کہ جو ہم میتھس کی کاپی کے اوپر سالو کرتے ہیں، کچھ پرابلمز وہ ہوتی ہیں جو ہم اپنی پروفیشنل لائف میں جن کو حل کرتے ہیں، کچھ ایسی پرابلمز ہوتی ہیں جن کو ہم اپنی گھریلو زندگی میں جن کا حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کسی بھی قسم کے مسئلے کو حل کرنے کی صلاحیت بھی وقوفی نمو کی بدولت ہی ہوتی ہے۔ نمو کی اگلی قسم جس کو ابھی ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ ہے اخلاقی نمو، یعنی انسان کے اندر اخلاقی اقدار کی نمو۔ ظاہر ہے کہ یہ اخلاقی اقدار کی نمو بھی پیدائش کے وقت سے ہی بچے میں موجود نہیں ہوتی، بلکہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہے۔ چھوٹے بچے کو بالکل کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کسی کی دوسرے کی چیز لینا اچھی بات نہیں ہے، یا جھوٹ بولنا بری بات ہے، یا کسی کو ہرٹ کرنا یا کسی کو تکلیف دینا۔ چھوٹا بچہ جو ہے وہ اپنی یعنی نفسانی خواہش کہہ لیں یا جو بھی اس کی اپنی ذاتی خواہشات ہوتی ہیں اس کے اوپر چلتا ہے۔ تو اخلاقی نمو کی ہم تعریف کس طرح کریں گے کہ صحیح غلط، جائز اور ناجائز میں فرق کرنے کی صلاحیت کو اخلاقی نمو کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ انصاف اور بے انصافی میں فرق کرنا، یہ بھی اخلاقی نمو ہی کہلاتا ہے۔ والدین اور اساتذہ جب بچے کی تربیت کرتے ہیں تو وہ اس کو بتاتے ہیں کہ کسی کی چیز لینا بری بات ہے، یا اگر کوئی آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کو جواب میں مارنے کی بجائے اس کو زبان سے سمجھانا چاہیے۔ اسی طرح اگر آپ سے کوئی بات پوچھے اور آپ کا قصور ہو تو آپ کو سچ بولنا چاہیے۔ تو اس طرح بچے کے اندر اخلاقی اصولوں کی بنیاد پڑتی ہے۔ جب وہ بڑا ہوتا ہے تو معاشرے اور ملک کے قوانین بھی اس کو یہی سکھاتے ہیں کہ مثلاً کسی کی عزت، جان، مال کے اوپر حملہ نہیں کرنا، اور تمام انسانوں کے حقوق برابر ہیں۔ تو جب وہ اس طرح اس کی اخلاقی نمو میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص کو اخلاقی تربیت کے مواقع نہ ملیں تو پھر وہ معاشرے کا ایک اچھا شہری ثابت نہیں ہو پاتا اور اس کے اندر مجرمانہ خصائل جنم لینے لگتے ہیں۔ ایسے لوگ دوسروں کو تکلیف دینے میں، قتل کرنے میں، چوری ڈاکہ یا دوسروں کا حقوق غصب کرنے میں یا رشوت دینے میں یا لینے میں کوئی برائی نہیں سمجھتے۔ ہمارا مذہب بھی ہمیں اخلاقی اصولوں کی تعلیم دیتا ہے۔